फिल्म की कहानी जैसी लग रही है। बिल्कुल, लेकिन श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, एकदम सही कहा आपने। आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय यही है। हमारे पास 1498 से लेकर 1947 तक के आधुनिक भारतीय इतिहास के मास्टर रिवीजन का एक पूरा खजाना है। बहुत ही शानदार विषय है। हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे केवल मसालों का व्यापार करने आई कुछ कंपनियां एक विशाल उपमहाद्वीप की नियति तय करने लगी। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये मेहमान वाली एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक है, क्योंकि देखिए इतिहास केवल तारीखों और सालों का रट्टा मारना नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। आज अगर हम दुनिया की राजनीति या भारत की स्थिति को समझना चाहते हैं ना, तो हमें उस नींव को समझना होगा जो सदियों पहले यूरोपीय जहाजों के भारत पहुंचने के साथ रखी गई थी। तो चलिए उसी दौर में चलते हैं जब समंदर के रास्ते यूरोप की अलग अलग ताकतें भारत की तरफ आ रही थीं। शुरुआत 1498 में पुर्तगालियों से हुई जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा। जी। फिर 1503 में उन्होंने कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। अल्मीडा और अल्बुकर्क जैसे गवर्नरों ने तो 1510 में बकायदा गोवा को ही जीत लिया। मतलब मेहमान ने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। और सिर्फ पुर्तगाली नहीं ना, मुनाफे की खुशबू सबको खींच रही थी। 1605 में डच आ गए। अच्छा। हाँ, जिन्होंने 1620 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगा ली। फिर वो ताकत आई जिसने सब कुछ बदल दिया। मतलब अंग्रेज। बिल्कुल अंग्रेज। 1608 में कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो के साथ उनका आगमन हुआ और 1613 में उन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। और ये बात तो बहुत ही अजीब लगती है कि 1661 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई का पूरा इलाका दहेज में ही दे दिया। कमाल है ना, जमीन हमारी और दहेज में ये लोग एक दूसरे को दे रहे थे। सच में। खैर, फिर 1620 में डेनिश ट्रैंकोबार में आए। 1668 में फ्रांसीसियों ने भी सूरत में फैक्ट्री बनाई। और फ्रैंक मार्टिन ने तो पौंडीचेरी शहर ही बसा दिया था। हाँ एकदम सही। और आखिर में 1731 में स्वीडिश भी भारत आए। हालांकि उनका मुख्य फोकस चीन के व्यापार पर ही था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब तो व्यापारी थे ना, तो व्यापार से शासन तक का ये बदलाव आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ था। इसकी स्क्रिप्ट दो बहुत ही अहम युद्धों में लिखी गई। पहला था 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बिल्कुल। लोग इसे एक बड़ी सैन्य जीत मानते हैं, लेकिन असल में ये एक कूटनीतिक जीत थी। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया था। ये एक तरह का धोखा था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का दरवाजा खोला। समझ गई। लेकिन असली सत्ता और सैन्य ताकत स्थापित हुई 22 अक्टूबर 1764 के बक्सर के युद्ध से। यहाँ अंग्रेजों का सामना किसी एक से नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतों से था। हाँ, मैंने पढ़ा है। जहाँ एक तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना खड़ी थी। जी। और उनके सामने था अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। बिल्कुल। और मुनरो ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। बक्सर ने यह साबित कर दिया कि अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत हैं। मतलब ये युद्ध प्लासी से ज्यादा निर्णायक था। एकदम। इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ और 16 अगस्त को शुजाउद्दौला के साथ संधि की। और इसी संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए ना? हाँ, मतलब अब कर वसूलने का कानूनी अधिकार अंग्रेजों के पास था। व्यापारी अब आधिकारिक रूप से शासक बन गए थे। तो यहाँ से उनका साम्राज्यवादी विस्तार शुरू होता है। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सीधे पूरे भारत पर हमला नहीं किया बल्कि एक एक करके सबको रास्ते से हटाया। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले उनके सामने फ्रांसीसी थे जिन्हें उन्होंने 3 कर्नाटक युद्धों में हराया। पहला 1746 से 48 तक चला जो एक्सला चैपेल की संधि से खत्म हुआ, और दूसरा 1749 से 54 तक चला जिसमें पौंडीचेरी की संधि हुई, और तीसरा 1758 से 63 तक चला जो पेरिस की संधि पर जाके रुका। इसी तीसरे युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था जिसने भारत में फ्रांसीसियों का बोरिया बिस्तर ही खोल कर दिया। बिल्कुल। फ्रांसीसियों को हटाने के बाद उनका निशाना देसी रियासतें थीं, जैसे मैसूर। हाँ, अंग्रेजों ने आंग्ल मैसूर युद्धों की एक पूरी श्रृंखला लड़ी।
प्रथम युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, जो मद्रास की संधि से थमा। द्वितीय युद्ध 1780 से 84 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया और मंगलौर की संधि हुई। और तृतीय युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के समय हुआ, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि थोपी गई। और आखिरकार 1799 के चतुर्थ युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली के समय टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और मराठों के साथ भी तो अंग्रेजों ने यही रणनीति अपनाई थी ना? जी बिल्कुल। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला और साल बाई की संधि पर खत्म हुआ। द्वितीय युद्ध जो 1803 से 6 तक चला, उसमें देवगांव, सुरजी अर्जुन गांव और राजपुर घाट की अलग अलग संधियां हुई। हाँ, और फिर तृतीय युद्ध 1817 से 18 में पूना और ग्वालियर की संधि हुई। और कमाल देखिए, अंग्रेजों ने मराठा शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया। सिखों के साथ भी यही हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच लाहौर की संधि से निपटा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 में डलहौजी ने सीधे पंजाब का विलय कर लिया और मशहूर कोहिनूर हीरा ब्रिटिश ताज के पास पहुंच गया। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब एक तरफ तो ये विस्तार हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये जो गवर्नर जनरल थे, ये भारत में बड़े बड़े बदलाव भी कर रहे थे। बदलाव? आप किन बदलावों की बात कर रही हैं? जैसे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, घेरे की नीति जिसे रिंग फेंस कहते हैं वो बनाई, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। हाँ, ये तो है। फिर कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और उसे भारत में सिविल और पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, हालांकि उसने हैदराबाद, मैसूर, अवध और पेशवा पर सहायक संधि भी थोपी। जी बिल्कुल। और विलियम बेंटिक ने तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया, ठगी प्रथा खत्म की, और वो 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना। सही कह रही हैं आप। और सबसे ज्यादा भ्रामक लगता है लॉर्ड डलहौजी। उसने व्यवगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी खतरनाक नीति लागू की, लेकिन उसी ने 1853 में पहली रेलवे लाइन बिछाई, PWD बनाया और 1854 में शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच भी लाया। तो आपका सवाल क्या है? सवाल यह है कि तो क्या अंग्रेज वास्तव में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर और समाज सुधार रहे थे, या ये सिर्फ एक दिखावा था? ये बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग इसी सुधार के छलावे में आ जाते हैं। अच्छा। वे रेलवे इसलिए नहीं बनी थी कि आम भारतीय तीर्थ यात्रा पर जा सकें। रेलवे भारत का कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाने और विद्रोह होने पर ब्रिटिश सेना को सुदूर इलाकों तक ले जाने के लिए बनी थी। मतलब अपने ही फायदे के लिए। बिल्कुल। इस पूरी व्यवस्था के पीछे एक ही सिद्धांत काम कर रहा था और वो था शोषण। सही बात है। अगर हम दादाभाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को समझे ना, जिसे उन्होंने अपनी किताबों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया है, तो तस्वीर साफ होती है। वो कैसे? ये ऐसा था जैसे कोई स्पंज गंगा नदी से पानी सोखकर टेम्स नदी में निचोड़ दे। रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी यही साबित करती है कि भारत को कानूनी तौर पर लूटा जा रहा था। मतलब ये जो अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं या लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, वो भी इसी लूट का हिस्सा थे। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इसे बड़ी चालाकी से 3 हिस्सों में बांटा। हाँ। पहली थी 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई स्थायी बंदोबस्त। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के 19% भूभाग पर लागू थी, जहां जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया गया ताकि वो किसानों से लगान निचोड़कर अंग्रेजों को दे। बाप रे। और दूसरी थी रैयतवाड़ी, जिसे थॉमस मुनरो ने 1820 में लाया। ये बॉम्बे, मद्रास, असम के 51% भूभाग पर थी। इसमें किसान सीधे अंग्रेजों को टैक्स देते थे। और तीसरी व्यवस्था कौन सी थी? तीसरी थी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाई गई महालवाड़ी। ये यूपी और पंजाब के 30% भूभाग पर थी, जहां गांव का मुखिया कर वसूलता था। इन सबका एक ही काम था, किसानों का खून चूसना। डलहौजी के समय 1852 में जो इनाम आयोग बना था, उसका काम भी तो शायद यही था ना? बिल्कुल। उसका काम उन जमीनों की जांच करना था जो कर मुक्त थीं, ताकि उन पर भी टैक्स लगाया जा सके। जब किसानों और आम लोगों की ऐसी हालत कर दी जाएगी, जमीनें छिनेंगी, तो गुस्सा तो फूटेगा ही। लाजमी है। हम हमेशा 1857 की क्रांति की बात करते हैं, लेकिन जमीनी आवाजें उससे बहुत पहले से उठने लगी थीं,
क्योंकि जब पेट पर लात पड़ती है तो इंसान बगावत करता ही है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम जनजातीय विद्रोहों की लिस्ट देखें ना, तो 1768 में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ। 1812 में सिवरम के नेतृत्व में भीलों ने हथियार उठाए। हाँ, और 1827 में राजा तीरथ सिंह के साथ खासी विद्रोह हुआ। 1831 में बुद्धो भगत के साथ कोल विद्रोह और 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में विशाल संथाल विद्रोह। और बाद में 1899 में बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। नागरिक विद्रोह भी कम थोड़े थे। हाँ, 1763 में ही सन्यासी विद्रोह हो गया था, जिसका वर्णन बंकिम चंद्र ने अपनी किताब आनंद मठ में किया है। 1776 में मजनून शाह का फकीर विद्रोह, 1822 में चित्तूर सिंह का रामोसी विद्रोह और 1824 में रानी चेन्नम्मा का कित्तूर विद्रोह। और उन किसानों के आंदोलन तो सीधे तौर पर आर्थिक शोषण का ही नतीजा थे। जैसे विष्णु और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में 1859 और 60 का नील विद्रोह, 1873 में ईशान चंद्र राय का पाबना विद्रोह, 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया प्रथा के खिलाफ था। हाँ, और 1918 का खेड़ा, 1920 का अवध किसान आंदोलन, 1921 में अली मुसलियार का मोपला विद्रोह, 1928 में सरदार पटेल का बारदोली सत्याग्रह या 1946 का तेभागा आंदोलन। इन सबको देखकर लगता है ना कि 1857 अचानक हुआ कोई विद्रोह नहीं था। ये सदियों से सुलगते हुए ज्वालामुखी का महाविस्फोट था। आपकी बात 16 आने सच है। 1857 की क्रांति रातों रात सैनिकों के गुस्से से नहीं भड़की थी। ये आर्थिक तबाही, सांस्कृतिक छेड़छाड़ और राजनीतिक अन्याय का एक संचित परिणाम था। क्युमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं। 10 मई को मेरठ से इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, लेकिन इसकी चिंगारी मंगल पांडे पहले ही बैरकपुर में सार्जेंट ह्यूसन की हत्या करके लगा चुके थे। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 का फैलाव कितना व्यापक था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां मोर्चा संभाले हुए थे, जिसे अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन ने दबाया। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, जिनका दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया। कानपुर में नाना साहब थे, वहां भी कैंपबेल ने ही दमन किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जनरल ह्यूरोज लड़ा। और जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के खिलाफ विलियम टेलर खड़ा था। इसके अलावा फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान और इलाहाबाद से लियाकत अली भी तो इस महासंग्राम के नायक थे। जी हाँ, इस विद्रोह की गहराई को समझना हो तो उन पुस्तकों को देखना चाहिए जो इस पर लिखी गईं। वीडी सावरकर ने इसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखी ना। बिल्कुल, और आरसी मजूमदार ने सिपॉय म्यूटिनी लिखी। 1857 का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अच्छा, अब सत्ता सीधे ब्रिटेन के राजा या रानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो वायसरायों के इस दौर में नीतियां कैसे बदल रही थीं, ये भी समझना जरूरी है। लॉर्ड मेयो आया, जिसके समय 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई। हाँ, फिर लॉर्ड लिटन आया जो भारतीयन की आवाज दबाने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ले आया। उसके बाद लॉर्ड रिपन आया, जिसे थोड़ा उदार माना जाता है क्योंकि उसने स्थानीय स्वशासन शुरू किया और इल्बर्ट बिल लाया। और रिपन के समय ही 1882 में शिक्षा के लिए हंटर आयोग भी बना था। फिर तो सबसे बदनाम वायसराय लॉर्ड कर्जन का दौर आया। इसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। कर्जन के समय में अकाल, सिंचाई, रेलवे और पुलिस सुधार के नाम पर कई आयोग बने, जैसे अकाल के लिए मैकडॉनल आयोग जो 1900 में बना और विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए रैले आयोग 1902 में। बाद में चेम्सफोर्ड के समय 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए सैडलर आयोग भी बना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। 1857 की सैन्य विफलता ने भारतीयों को ये समझा दिया था कि जब तक हमारा समाज अंदर से बटा हुआ रहेगा, उसमें कुरीतियां रहेंगी, तब तक हम बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ सकते। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। समाज सुधारकों ने यह महसूस कर लिया था कि जब तक सामाजिक कुरीतियों का इलाज नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय एकता एक सपना ही रहेगी। और यहीं से भारत का सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण शुरू होता है। जैसे हिंदू सुधार आंदोलनों में सबसे बड़ा नाम था राजा राम मोहन राय का। हाँ,
जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और जिन्हें भारतीय नवप्रभात का तारा कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और 1875 में आर्य समाज बनाया। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके अलावा 1867 में प्रार्थना समाज और 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान भी बहुत अहम रहा। निम्न जातीय उत्थान के लिए भी बहुत काम हुआ। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज बनाया। 1888 में श्री नारायण गुरु का अरवीपुरम आंदोलन और 1924 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा मील के पत्थर साबित हुए। और मुस्लिम समाज में भी सुधार हुए ना। 1866 में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में देवबंद आंदोलन हुआ। बिल्कुल। 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन और 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद का अहमदिया आंदोलन प्रमुख रहे। और इन सब आंदोलनों के दबाव में अंग्रेजों को कई कानून भी पास करने पड़े, जैसे वेलेस्ली के समय में शिशुवध रोकने का नियम, बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, कैनिंग के समय 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल और 1930 का शारदा एक्ट जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास एक बहुत पुराना कंप्यूटर है। अच्छा। और राजा राम मोहन रॉय या ज्योतिबा फूले जैसे समाज सुधारक उस भारतीय समाज के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं ताकि वो स्वतंत्रता आंदोलन जैसे भारी भरकम और आधुनिक सॉफ्टवेयर को चला सके। अरे वाह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली एनालॉजी बहुत शानदार है। और इसी अपडेटेड सिस्टम ने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। लोग अब राष्ट्रीय स्तर पर सोचने लगे थे। इसी का नतीजा था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी, A.O. ह्यूम द्वारा बंबई में से स्थापित किया गया। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस का वैचारिक विकास बहुत तेजी से हुआ ना। शुरुआत में ये धर्मनिरपेक्षता का बड़ा प्रतीक बनी। बिल्कुल। 1886 से 1888 के बीच दादा भाई नौरोजी जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जॉर्ज यूले जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी कमान संभाली। 1896 और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन भी तो बहुत खास हैं। हाँ, क्योंकि इनमें क्रमशः वंदे मातरम और जन गण मन पहली बार गाया गया। और 1905 और 6 के दौर में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का समर्थन किया और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया। लेकिन 1907 के सूरत अधिवेशन में विचारों का टकराव हुआ और कांग्रेस नरम व गरम दल में बढ़ गई, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। फिर 1916 के लखनऊ समझौते में ये दल फिर साथ आए। कांग्रेस के अधिवेशनों की बात करें तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जहां गांधी जी अध्यक्ष बने। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। फिर आते हैं 1929 के लाहौर और 1931 के कराची अधिवेशन। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी और कराची में सरदार पटेल ने मूल अधिकारों का प्रस्ताव पास करवाया। 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन भी ऐतिहासिक थे, जहां सुभाष चंद्र बोस की भूमिका निर्णायक रही। इसी दौर में एक बहुत अहम बात हो रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन अब दो समानांतर रास्तों पर चल पड़ा था। हाँ, एक तरफ उग्रवादी और क्रांतिकारी धारा थी और दूसरी तरफ गांधीवादी जन आंदोलन की धारा। अगर हम उग्रवादी धारा को देखें तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मराठा और केसरी पत्रिकाओं से लोगों को जगाया, लोगों को एकजुट करने के लिए शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किए। और अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन शिरोल ने तो उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक कह दिया था। तिलक ने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसी महान पुस्तक लिखी। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें तो 1899 और 1904 में वीडी सावरकर का मित्र मेला और अभिनव भारत। पी मित्रा की अनुशीलन समिति, 1908 में खुदीराम बोस का मुजफ्फरपुर बम कांड और 1912 में रास बिहारी बोस का दिल्ली बम कांड। ये सब बताते हैं कि युवा अब पीछे हटने वाले नहीं थे और ये ज्वाला सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी भड़क रही थी।
1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया, इसीलिए उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी खड़ी कर दी। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण और भी प्रखर था। 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने HRA की स्थापना की और 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसे HSRA का रूप दिया। उसी साल सैंडर्स की हत्या हुई। 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया और 1930 में सूर्य सेन ने बंगाल में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा। शचींद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन तो उस समय क्रांतिकारियों के लिए किसी बाइबल की तरह थी ना? एकदम। आप क्रांतिकारियों का जो विहंगम दृश्य खींच रही हैं, वो एकदम सही है। लेकिन दूसरी तरफ गांधीवादी युग अपना अलग ही जादू कर रहा था। हाँ, 9 जनवरी 1915 को जब वे भारत लौटे तो उनके पास दक्षिण अफ्रीका का एक लंबा अनुभव था। वहां उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई थी, 1904 में फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था, और इंडियन ओपिनियन व हरिजन पत्रिकाएं भी तो निकाली थी। बिल्कुल। भारत आने पर उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गांधी जी ने भारत में आंदोलन का तरीका कैसे बदला, ये समझना बहुत दिलचस्प है। उनके पहले चरण में प्रारंभिक कार्य थे 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जो प्रथम सविनय अवज्ञा था, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो उनकी पहली भूख हड़ताल थी, और खेड़ा सत्याग्रह, जो प्रथम असहयोग था। दूसरे चरण में उन्होंने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा, 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों का क्रूर रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 का भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हिंसा हुई तो गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। तीसरे चरण में 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। इसकी शुरुआत मशहूर दांडी मार्च से हुई, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। इसमें गांधी जी ने 390 किलोमीटर की यात्रा करके नमक कानून तोड़ा। और इसका आखिरी और सबसे बड़ा शिखर था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को वर्धा यानी ग्वालियर टैंक मैदान से करो या मरो का नारा गूंजा। अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत रातों रात सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक जनता बलिया और सतारा जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें बना चुकी थी। बिल्कुल सही। तो यहाँ हम कह सकते हैं ना कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया था। जी। एक तरफ गांधी जी के विशाल जन आंदोलन जो अंग्रेजों के प्रशासन को ठप कर रहे थे, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का खौफ जो ब्रिटिश अधिकारियों को चैन की नींद नहीं सोने दे रहा था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां से निकलना नामुमकिन था। बिल्कुल। ये दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला था, और इस दौर में जो किताबें लिखी जा रही थी वे जनता के दिमाग को भी आजादी के लिए तैयार कर रही थी। जैसे महात्मा गांधी की यंग इंडिया, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम, अरविंद घोष की द लाइफ डिवाइन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक युद्ध भी था। एकदम सही। अब अगर हम आजादी के अंतिम चरण यानी 1930 से 1946 के कूटनीतिक दौर पर नजर डालें तो बैठकों और संधियों की झड़ी लगी हुई दिखती है। हाँ, 1930, 31 और 32 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया। कांग्रेस और गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की, जिसके लिए गांधी जी SS राजपुताना जहाज से गए थे। 5 मार्च 1931 को गांधी एरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें सविनय अवज्ञा को स्थगित करने की बात मानी गई। 1932 में अंग्रेजों के कम्युनल अवार्ड के खिलाफ गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन कर दिया, जिसके बाद 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षण पर सहमति बनी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया। 1940 में वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 में चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसे गांधी जी ने खोखला मानते हुए पोस्ट डेटेड चेक कह दिया था। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ,
जहां वेवेल योजना पेश की गई और अंततः 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। इसी मिशन ने भारत की संविधान सभा के चुनाव की रूपरेखा तय की। इस सब को देखकर मेरे मन में एक सवाल आता है, पूछिए। क्या भारत की आजादी सिर्फ भारत के अंदर चलने वाले आंदोलनों का नतीजा थी या विश्व इतिहास में जो उथल-पुथल हो रही थी उसका भी इसमें कोई रोल था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शून्य में नहीं हुआ था। भारत के नेता दुनिया भर की क्रांतियों से सीख रहे थे। अच्छा। विश्व इतिहास की बात करें तो प्राचीन सभ्यताओं और प्रमुख धर्मों के बाद मानव अधिकारों की सबसे पहली बड़ी दस्तक 1215 में इंग्लैंड में हुई, जब राजा जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए। फिर 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति हुई, जिसने संसदीय संप्रभुता स्थापित की। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आई, जहां जेम्स वॉट के स्टीम इंजन और सूती वस्त्र उद्योग ने दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। फिर 1773 से 1783 की अमेरिकी क्रांति हुई, जहां बोस्टन टी पार्टी, लेक्सिंगटन का युद्ध और जॉर्ज वॉशिंगटन का प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा मशहूर हुआ, जो पेरिस की संधि से खत्म हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लुईस सोल्वे को सत्ता से हटाकर बास्तील का पतन किया। मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर के विचारों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ऐसा नारा दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति, जहां लेनिन के नेतृत्व में जार निकोलस द्वितीय का तख्ता पलट हुआ। इन सब ने भारत को ये विश्वास दिलाया कि कितने भी बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंका जा सकता है। और 20वीं सदी के वैश्विक युद्धों ने तो जैसे अंग्रेजों की कमर ही तोड़ दी। प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से 18 तक चला, जहां मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र आपस में लड़े, और जो 1919 की वर्साय की संधि पर खत्म हुआ। फिर 1929 की भयंकर विश्व आर्थिक मंदी आई, जिसने ब्रिटेन को खोखला कर दिया। और आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1 सितंबर को पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से शुरू हुआ और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह का दबाव बना दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया और 1943 में इसकी कमान पूरी तरह सुभाष बाबू के हाथों में आ गई। आप बिल्कुल सही बिंदुओं को जोड़ रहे हैं। इसे ही हम चीजों का कन्वर्जेंस यानी एक साथ मिलना कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य स्थिति जर्जर हो चुकी थी। यह एक भारी बाहरी दबाव था। और भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन और आईएनए के सैनिक विद्रोह ने प्रशासन को असंभव बना दिया। ये आंतरिक दबाव था। इन दोनों के मिलने से ही सत्ता हस्तांतरण तय हुआ। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, सरदार पटेल गृह मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और लियाकत अली वित्त मंत्री बने। लेकिन सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। आखिरकार 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि वे जून 1948 तक सत्ता छोड़ देंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, जिसने भारत विभाजन का दर्दनाक रास्ता तय किया। और फिर ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ, जिसे 18 जुलाई को शाही स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद डोमिनियन बन गया। 1498 में वास्को डिगामा के आने से लेकर 1947 में अंग्रेजों के जाने तक उन पूरे 450 वर्षों का ये सफर यह बताता है कि कैसे व्यापारिक लालच ने भारत को जंजीरों में जकड़ा और कैसे कई पीढ़ियों के बलिदान और अदम्य इच्छा शक्ति ने उन जंजीरों को तोड़ डाला। बिल्कुल। इस पूरी मास्टर रिवीजन स्लाइड को खंगालने के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ने का मन कर रहा है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से तबाह न किया होता, अगर दुनिया भर में साम्राज्यवाद के खिलाफ वैचारिक लहर न उठी होती, तो क्या सिर्फ हमारे भारत के जन आंदोलन और क्रांतिकारी संघर्ष 1947 में आजादी दिला पाते? या फिर हमें अपनी आजादी के लिए कई दशक और इंतजार करना पड़ता? ये इतिहास का एक ऐसा व्हाट इफ है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।
हमारी आज की इस डीप डाइव चर्चा में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा